Hello everybody, welcome to Currently Understand UPSC's डेली करंट अफेयर्स इनिशिएटिव 28 एंड 29 जून के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है उसे हम कवर करेंगे वन बाय वन। 28 जून मतलब संडे ऑफ देता हूँ मैं बैकलॉग कवर करने के लिए, बट उनके आर्टिकल्स भी मैं ले लेता हूँ ऑन द मंडे। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट आज फिफ्थ वीक जब से हमने करेंटली को 2027 2028 अटेम्प्ट के लिए स्टार्ट किया फ्रॉम 1 जून, ठीक है, तब से आज फिफ्थ वीक है। फिफ्थ वीक स्टार्ट कर रहे हैं और फिफ्थ वीक को ध्यान में रख के व्हाट आई हैव डिसाइडेड कि आज से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दूंगा मेंस के को ध्यान में रखते हुए। और आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, GS2 हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों से रिलेटेड है। दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करना, ब्रेनस्टॉर्म या आंसर लिखना है, दोनों चीज़ें आप कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्म करने का सिंपल मतलब होता है इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, लिखो ना लिखो, बॉडी पार्ट में कैसे हेडिंग सब हेडिंग्स आप डिवाइड करोगे। इवन आपका पहला दिन है तब भी आप इसको करो, क्योंकि ये आर्टिकल मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा। ब्रेनस्टॉर्म करके 7 PM टू 9 PM के बीच में एक प्रॉपर डेडिकेटेड ग्रुप है अंडरस्टैंड यूपीएससी का 2026, ठीक है, तो उस पर आपको ये भेजना है, जो कि आपके पिन मैसेज में आपको दिख रहा होगा वो ग्रुप, और डिस्क्रिप्शन में तो ऑलरेडी है ही। सो लेट अस कम टू द फर्स्ट आर्टिकल। लेकिन इससे पहले कहूँगा फर्स्ट डे है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, एंड इवन पहला दिन है तो आज से ही कमेंट करना स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट आर्टिकल, प्रधानमंत्री का जो मन की बात है, आपको पता होना चाहिए कि हर महीने हर मंथ के एंड में जो लास्ट संडे होता है प्राइम मिनिस्टर मन की बात जो है वो पब्लिश कराते हैं। तो उसमें वो बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताते हैं, पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं जिसे हम अक्रॉस द सब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, खास करके मेंस के लिए। GS4 के लिए अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, आज भी दिखाऊंगा। GS3 के लिए भी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, और प्रीलिम्स के लिए भी तो होता ही है। तो ये मैं आज सिखाऊंगा कि कैसे हम मन की बात को यूज़ कर सकते हैं। अब अपार्ट फ्रॉम दिस आपको 15 अगस्त के दिन भी बताऊंगा, एंड मन की बात जो अब हर महीने आएगा ना, उससे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हम निकालेंगे, ठीक है। ये तो होगा ही। सेकेंड आर्टिकल, एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी है, लिविंग ट्रीज इनटू रोबस्ट ब्रिजेस। मेघालय में ऐसा होता है तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए भेजा है। तो प्रीलिम्स के लिए भी चीज़ें हैं, उसे भी हम डिस्कस कर लेंगे। हाँ, तो फर्स्ट आर्टिकल है यही है। सेकेंड आर्टिकल है एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी। इसमें कुछ गाइडलाइंस में चेंजेस किए गए हैं। एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रैटेजी से सीधा क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया था, कहा था ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं लिंक करता हूँ, अच्छे से लिंक करता हूँ। तो हम इसे डिस्कस करेंगे क्या गाइडलाइंस में चेंजेस किए गए। देन वी हैव द थर्ड आर्टिकल, हाउ स्कूल्स कैन टैकल एडोलेसेंट मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, एडोलेसेंट मेल न्यूट्रिशन फिर क्या होता है, और कैसे स्कूल हेल्प कर सकता है टैकल करने में एडोलेसेंट मेल न्यूट्रिशन को, इसे हम देखेंगे, राइट। तो इसे डिस्कस करेंगे और इसी से आज का क्वेश्चन बनेगा। GS2 हेल्थ एजुकेशन दोनों से इसे जोड़ कर देख सकते हो। यस, सेकेंड आर्टिकल जो हेल्थ वाला ही है, डिजीज से रिलेटेड ही है, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और मेंस में GS2 हेल्थ सिलेबस का पार्ट है। फोर्थ आर्टिकल इज कोऑपरेटिव कैचिंग। ये क्या होता है, क्रिकेट के थ्रू मैं इसे एग्जाम्पल दूंगा अच्छे से, और कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, खास करके अभी लैंडस्लाइड्स जो आते हैं मानसून के समय में या पोस्ट मानसून, तो उस समय हम कैसे दिस पार्टिकुलर टेक्नोलॉजी का एंड कैसे इसी में AI का हेल्प लेकर और बेटर इसे बनाया जा सकता है कि हम जो प्रिपेयर्डनेस हमारा हो, और उसके साथ साथ किस तरीके से हम जो फास्टर डिजास्टर रिस्पॉन्स है ये उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सके। तो उस पर एक रिपोर्ट आया है, उसे देखेंगे। बट कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जैसे कि ब्लैक बॉक्सेस क्या है, स्टिल्थ टेक्नोलॉजी क्या है, 2026 प्रीलिम्स में दिखा था। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसे उस पर्सपेक्टिव से भी समझेंगे, अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। फिफ्थ आर्टिकल, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो सेशल्स गए हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है इन वेस्टर्न इंडियन ओशन, और उसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी देखेंगे। कब से रिलेशन है, क्या है, और इम्पॉर्टेंट जो MOUs प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया है उसे भी देखेंगे, बिकॉज देयर वाज अ क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स इटसेल्फ कि MOUs जो जर्मनी के साथ हमने साइन किया था जनवरी में, तो उस पर क्वेश्चन पूछा था 26 प्रीलिम्स में। तो प्राइम मिनिस्टर के 10 to 12 विजिट्स होते हैं एवरी ईयर, तो उतना तो हम कवर कर सकते हैं, चाहे इंपॉर्टेंट कंट्रीज इंडिया है विजिट्स के लिए, मतलब उनके डिग्निटरीज या इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अगर जाते हैं विजिट पर, तो इतना तो कवर कर सकते हैं। GS2 के लिए पहले से ही IR के मतलब
पर्सपेक्टिव से इसे देखते ही थे, अब इसे हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, लास्ट आर्टिकल है कैसे एलिफेंट का कंजर्वेशन। एलिफेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, एनवायरनमेंट GS3 के नज़रिए से भी देख सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो इनिशिएटिव्स हैं जैसे रेड प्लस है, ये सब मतलब फॉरेस्ट जो कंजर्वेशन है उससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स, तो इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो उसे भी हम देखेंगे, एलिफेंट एज वेल एज रेड प्लस। ओके, ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। अगेन कहूँगा अटेंडेंस मार्क कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पहला दिन है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं। आई विल स्टार्ट विद द थर्ड आर्टिकल क्योंकि मुझे इससे क्वेश्चन देना है, तो यस एक एक चीज़ समझाऊंगा। मैंने एक पेज ऐड कर दिया, ध्यान से सुनना, और अगर आपको लगे कि वीडियो की स्पीड मतलब आपके हिसाब से कम है तो बढ़ा लेना, 1.2 1.3 कर सकते हो, यूट्यूब में ऐसा फीचर होता है। सो फर्स्ट थिंग इज, देखो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो एज ग्रुप, डिफरेंट एज ग्रुप है, 0 to 9 ईयर्स एक इंसान का, चाहे मेल हो या फीमेल, फिर 10 to 19 ईयर्स एंड देन एडल्ट, ठीक है। अब इसको मान लो फाउंडेशन 0 to 9 ईयर्स को, ध्यान से सुनना, बहुत इजीली समझाऊंगा। देन 10 to 19 ईयर्स क्या हो गया आपका, जो पिलर्स हम खड़ा करते हैं, ठीक है, बेस बनाते हैं, और फिर बिल्डिंग प्रिपेयर्ड हो जाता है एडल्टहुड में। मतलब बिल्डिंग की जिस तरह से डेवलप होती है उसको ध्यान में रख के इन तीनों को हम कर रहे हैं। पहली बात समझो, इस पे आएंगे, मैंने ये मतलब बताया है। पहली बात सिंपल सा समझो, मैल न्यूट्रिशन क्या होता है। बहुत बार GS2 में क्वेश्चन पूछा गया है। मैल न्यूट्रिशन का सिंपल मतलब होता है कि हम जो डाइट लेते हैं वो हमारे बॉडी के नीड्स के हिसाब से मैच नहीं करता है। मतलब कि मैल न्यूट्रिशन मीन्स डाइट डज नॉट मैच व्हाट देयर बॉडी नीड्स। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो हम कम ले रहे हैं जितनी ज़रूरत है न्यूट्रिशन, या ओवर न्यूट्रिशन। दो तरीके से मैल न्यूट्रिशन होता है। यूजुअली हम यही सोचते हैं कि अंडर न्यूट्रिशन को ही मैल न्यूट्रिशन का कहते हैं, बट नहीं, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेस भी लेते हैं ना तो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू। सो मैल न्यूट्रिशन कैन बी बोथ अंडर एज वेल एज ओवर न्यूट्रिशन। सो अब हमें क्या करना है, एडोलसेंट मैल न्यूट्रिशन समझना है कि इस एज में जो मैल न्यूट्रिशन होता है 10 to 19 ईयर्स, आपको पता होगा जब हम पिलर्स खड़े करते हैं बिल्डिंग प्रिपेयर करते समय, तो इसे हम एडोलसेंट मैल न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। अब मुझे एक चीज़ समझाना है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। फाउंडेशन को थोड़ा साइडलाइन कर दो, किसी का फाउंडेशन थोड़ा सा ख़राब हो गया या अच्छा भी है, लेकिन दिस पार्टिकुलर एज जो ब्रैकेट है इसमें दो तरह की चीज़ें हैं। मैंने बोला अगर किसी को एडोलसेंट मैल न्यूट्रिशन हो गया, मैंने समझाया ना कि एक तो अंडर न्यूट्रिशन और दूसरा ओवर न्यूट्रिशन, दोनों को हम कह सकते हैं मैल न्यूट्रिशन। किसी को मैल न्यूट्रिशन जो है एडोलसेंट एज में हो गया, इस ब्रैकेट में हो गया, इस एज ग्रुप के ब्रैकेट में, तो उसे हम एडोलसेंट मैल न्यूट्रिशन कहते हैं। जस्ट सपोज अंडर न्यूट्रिशन है, मतलब कि इस ब्रैकेट में दो चीज़ें हो सकती है, ओवर एंड अंडर। अंडर न्यूट्रिशन है तो बॉडी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, मान के चलो इस एज में हम पिलर्स खड़े कर रहे हैं बिल्डिंग का, फाउंडेशन हमने बना दिया, अच्छा है, मान के चलो अच्छा है, एंड पिलर्स खड़े कर रहे हैं, खराब तो अभी हम देख ही नहीं रहे, अच्छे ही मान के चल रहे हैं कि 0 से 9 ईयर्स तक बच्चा बहुत अच्छा स्वस्थ था। अब पिलर्स जब हम खड़े कर रहे हैं तो पिलर्स खड़े कर रहे हैं तो वीक, जब अंडर न्यूट्रिशन होगा तो वीक पिलर्स खड़े होंगे, तो वो बिल्डिंग स्टैंड तो कर जाएगा उसके ऊपर, मतलब जब एडल्टहुड को हम प्राप्त करेंगे, लेकिन ये हैवी लोड्स को झेल नहीं पाएगा। तो अंडर न्यूट्रिशन में पिलर्स तो खड़े हो गए, बट हैवी जो लोड इस पे पड़ेगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। अब अंडर न्यूट्रिशन की वजह से कैसे डिजीज होते हैं, जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, एनीमिया, स्टंटिंग, ऐसी प्रॉब्लम्स लोग इस एज में फेस करते हैं। एक हुआ ओवर न्यूट्रिशन, मतलब कि इस पिलर्स के थ्रू समझो कि अगर आपने ओवर न्यूट्रिशियस, आपके अंदर मैल न्यूट्रिशन है इस एज ग्रुप में, तो आपके जो पिलर्स आप जो खड़े कर रहे हो इस पार्टिकुलर फाउंडेशन पे इस एज ग्रुप में, वो ओवर साइज्ड पिलर्स खड़े होंगे, ये ठीक है, या पुअरली डिजाइंड आपके पिलर्स जो आप खड़े कर रहे हो वो होने वाले हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, क्या होने वाला है, ओबेसिटी हो सकता है ओवर न्यूट्रिशन की वजह से, बीपी हाई बीपी हाई शुगर हो सकता है। और इन दोनों को मिला दो तो इसको डबल बर्डन कहते हैं। अब ये दोनों अगर हो गया इस पार्टिकुलर बिल्डिंग में, मतलब आपने 19 साल क्रॉस कर दिया और ये दोनों चीज़ें आप फेस कर रहे हो, ठीक है, इस पूरे पीरियड में, तो क्या कैसे बीमारी होंगे, हाइपरटेंशन होगा, डायबिटीज 2 हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज आप फेस करोगे।
सो दिस पार्टिकुलर एज ग्रुप इज सो मच इम्पॉर्टेंट, एंड यहाँ पे स्कूल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि हम बच्चे को चाहे अंडर न्यूट्रिशन हो या ओवर न्यूट्रिशन हो वो फेस ना करने दे। बहुत मेथड्स हैं जिसे हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो स्कूल की रोल्स भी हम देखेंगे। डबल बर्डन सिंपल है। ये बेसिक जो है एक रिपोर्ट आया है, आई थिंक रिपोर्ट में जाने घुसने की ज़रूरत नहीं है, हमें समझना है क्या होता है एडोलसेंट मेल न्यूट्रिशन और कैसे स्कूल्स का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो डबल बर्डन का मतलब है कि अंडर न्यूट्रिशन को एग्जिस्टेंस कर रहा है, अंडर न्यूट्रिशन, ठीक है, विथ राइजिंग ओबिसिटी, इंक्रीजिंग टाइप 2 डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज होता है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। ओके, ठीक है। अब स्कूल्स की क्या इंपॉर्टेंस है? मोस्ट इफेक्टिव प्लेटफॉर्म होता है लाइफ लॉन्ग न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। हेल्दी फूड हैबिट्स आपके अंदर डेवलप हो पाए। ओके, फिजिकल एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज वगैरह, ये सब आप कहाँ सीखते हो, कहाँ आपको सिखाया जा रहा है? स्कूल्स में ही इसकी इंपॉर्टेंस बताई जाती है। तो स्कूल्स के रोल को हम वे फॉरवर्ड में और अच्छे से समझेंगे। वी हैव फ्यू डेटा जो आप अपने मेंस के आंसर्स में इसको छिड़क सकते हो। फर्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे 2019। इसमें कहा गया है कि 27.4% जो एडोलसेंट हैं वो स्टंटेड हैं, ये ध्यान में रहे। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो लेटेस्ट है 2023-2024 का जो रिपोर्ट आया, जिसमें ओबेसिटी विमेन के अंदर 24% से 30.7%, मतलब NHFS 5 से 6 का अगर कंपेयर किया जाए तो ये 30.7%, 6.7% बढ़ गया है। और मेन में जो मर्दों में है 22.9 से 27.3% हो गया। हाई बीपी जो है वो भी बढ़ा है, विमेन में 17.8% पे आ गया और मेन में 20.9%। अब WHO के हिसाब से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंजम्पशन इन इंडिया इज इंक्रीजिंग बाय 13.7% एनुअली, ठीक है। और लेंसेट 2025 का रिपोर्ट है कि बाय 2050, मतलब भारत की बात की जा रही है, विमेन 23.1 करोड़ एंड मेन 20.1 करोड़ प्रोजेक्टेड टू बी ओवरवेट होने वाले हैं। सो आपके पास ये पार्टिकुलर डेटा है जिसे आप यूज करोगे मेंस में, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, क्या स्कूल का रोल है? सिंपल है कि आप ना एजुकेशन में न्यूट्रिशन को इंटीग्रेट करो, मतलब स्कूल करिकुलम का पार्ट बनाओ। एक, हेल्दी स्कूल मील्स एंड रेस्ट्रिक्ट जो हाई फैट शुगर, HFSS, हाई फैट शुगर एंड सॉल्ट या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है ना, उसको स्कूल में मतलब प्रमोट होने से बचाओ या रिस्ट्रिक्ट करो। स्कूल लेवल पे हम ये कर सकते हैं। देन डेली फिजिकल एक्टिविटी एंड स्पोर्ट्स एज अ पार्ट ऑफ स्कूल रूटीन होना चाहिए। एजुकेट किया, फूड पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, देन मतलब कि जो अनहेल्दी फूड है या हैबिट है। देन हेल्थ, मतलब कि किस तरह से हम एक्सरसाइज कर सकें, प्राणायाम योगा कर सकें, तो उसको प्रमोट किया। और रेगुलर जो बॉडी मास इंडेक्स है, न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग होनी चाहिए, पता चले किस बच्चे के साथ ऐसी प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। तो 4-5 या आप भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़ सकते हो। तो यही आपका क्वेश्चन है कि डबल बर्डन समझ गए, एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन, दूसरी तरफ ओवर न्यूट्रिशन। एडोलसेंट मेल न्यूट्रिशन जो है इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए एक तरह से थ्रेट है, खतरा है। तो कैसे स्कूल का इसमें रोल होना चाहिए कि वो प्रमोट करे न्यूट्रिशन को, हेल्दी लाइफस्टाइल को और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें कैसे स्कूल जो है प्रमोट करेगा, यही क्वेश्चन है। अब इससे आपको आंसर मिल जाएगा, प्रॉपर डेटा है आपके पास, सोल्यूशन है और प्रॉब्लम क्या है ये भी बताया गया है। डबल बर्डन को भी आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। अब बताओ आंसर लिख लोगे अच्छे से? चलते हैं पहले आर्टिकल पे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो प्राइम मिनिस्टर ने जो कल मन की बात कही उसमें 3-4 मतलब सब्जेक्ट या कह लो पेपर के हिसाब से सब्जेक्ट्स में जाएंगे और समझेंगे। फर्स्ट इज डिफेंस रिलेटेड है। 3 जो है बड़ी चीज़ें जो हमारे इंडिजीनियस कैपेबिलिटी, जो हम डिफेंस में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और आत्मनिर्भर भारत जिसको हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए जो भारत ने अचीव किया है इन लास्ट 1 मंथ, स्पेशली इन जून की बात हो रही है अभी। तो C295, दिस इज व्हाट, इसकी बात प्राइम मिनिस्टर ने चर्चा की है। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देख लो कि फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट है जो कि प्राइवेट सेक्टर ने प्रिपेयर किया इंडिया में। फर्स्ट मिलिट्री एयरक्राफ्ट इज C295, जिसमें प्राइवेट सेक्टर में 2 कंपनीज ने ज्वाइंट वेंचर के थ्रू इसको प्रिपेयर किया, एक तो टाटा एंड दूसरा एयरबस, ठीक है। 40 मतलब
56 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होने, उसमें 40 हो गए, 40 हो गए। तो हमारी जो डिफेंस इंडेजिनाइ ओ गॉड, मैं ये प्रोनाउंसिएशन में फंस जाता हूँ। सो इंडेजेनाइजेशन जो है इंडिया का, वो उसमें हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं विथ एग्जाम्पल्स। मीन्स में अगर क्वेश्चन आया ना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग या डिफेंस डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में, तो इन एग्जाम्पल्स को मीन्स में भी यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड थिंग प्राइम मिनिस्टर सेड इज लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। सो डीआरडीओ ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, ठीक है। अब ये क्या है, तो ये इक्विवेलेंट है, मतलब इंडिजीनियस इक्विवेलेंट है अमेरिका का टोमाहॉक जो क्रूज मिसाइल है। मतलब उस लेवल के हमने क्रूज मिसाइल प्रिपेयर या बना लिए हैं, उसका सक्सेसफुल टेस्टिंग हो गया है जिसे डीआरडीओ ने किया। एंड देन वी वर ऑलरेडी डिस्कस्ड, इंडिया ने 3 जो नेवी वेसल्स बनाए हैं डिफरेंट, एंटी सबमरीन, कुछ कुछ मतलब अलग अलग, एक पेट्रोलिंग के लिए है, तो ये तीनों हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने इन तीनों की चर्चा की और इससे बताया कि किस तरह से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम सेल्फ रिलायंट हो रहे हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट इस तरह से कवर हुआ और अच्छे एग्जाम्पल्स हमने देखे और प्रीलिम्स के लिए भी ये देख लिया हमने। देन वी हैव द सेकेंड, और मुझे लगता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज GS3, और इसको एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से तो देखो ही, GS4 एथिक्स पर्सपेक्टिव से भी देखो कि किस तरह से एटीट्यूड में, बिहेवियर में चेंज एक इंसान कर रहा है। तो पूर्णिमा देवी बर्मन असम की एक कहानी है, एक एनवायरमेंटलिस्ट है, लेडी है। उन्होंने क्या किया, तो देर इज अ प्रॉपर बर्ड ग्रेटर एडजूटेंट स्टॉक, जिसको कि लोकल लैंग्वेज में हरगिला कहा जाता है असम में। तो इसकी संख्या ना 450 से 180 पे 450 पे आ गया था। और जो वहाँ के असम के लोग हैं ना, इस अपशकुन की तरह अनऑस्पिशियस मानते थे इस पार्टिकुलर बर्ड को। इसके स्मेल भी बहुत गंदा आता है और स्कैवेंजर है ये पार्टिकुलर बर्ड, तो इसे अच्छे तौर पे नहीं देखा जाता था। तो इनकी संख्या बहुत कम हो गई और इनके एक्सटिंक्शन का डर होने लगा। तो व्हाट डिड सी डिड, पूर्णिमा देवी बर्मन, इस एग्जाम्पल को लिख लीजिएगा। विमेन लेड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, विमेन एम्पावरमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। एटीट्यूडनल चेंज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव जो होता है उसका भी अच्छा एग्जाम्पल है। सो व्हाट सी डिड की, पहले तो अवेयरनेस उन्होंने फैलाई, अवेयरनेस के थ्रू उन्होंने 20,000 विमेन उनको इकट्ठा किया धीरे धीरे, और ट्री गार्जियंस के तौर पे वो विमेन से जो इंस्पायर हुई थी वो खड़ी थी। और क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि जो जहाँ भी नेस्टिंग करती थी दिस पार्टिकुलर बर्ड, तो उसे डिस्ट्रॉय लोग कर देते थे पहले, इसीलिए संख्या घट रही थी। तो ट्री गार्जियंस के तौर पे प्रोटेक्ट किया गया। दूसरा, स्टॉर्क बेबी जो शावर्स होता है, ये प्रैक्टिस भी स्टार्ट की थी। तो और भी आप इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो तो कैसे इन्होंने ये चीज़ें चेंज करी और उनकी संख्या अभी बढ़ गई है 1800 के आसपास। देन वी हैव मेघालय का एग्जाम्पल। आपको पता है कि लिविंग रूट ब्रिजेज मेघालय ऑलरेडी प्रीलिम्स में यूपीएससी ने पूछ दिया है। इसको प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि एनवायरमेंट, मतलब कि खास करके कम्युनिटी लेड जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव होता है, तो इसे भी एक अच्छे एग्जाम्पल के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं और इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए भेज दिया गया है। देन वी हैव राजगढ़ एमपी का एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया, एनवायरमेंट रिलेटेड है, कि प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ किया जा रहा है एनवायरमेंटल फ्रेंडली ब्रिक्स बनाने में, और उससे जो है बनाया जाएगा बिल्डिंग। तो ये 3 अच्छे एग्जाम्पल्स आपको दिखे, और यही GS4 के कंटेक्स्ट में हम पूर्णिमा देवी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। और यही धीरे धीरे इकट्ठे करोगे ना 2, 3, 4, 5, 6 महीने के बाद, जब करेंटली आप रेगुलर फॉलो करोगे, आपके पास इतना इनफ कंटेंट होगा कि आप छिड़क सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही मैं कह रहा हूँ। देन वी हैव GS2 के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं, नागालैंड गवर्नमेंट ने बेबी लीग की शुरुआत करी। उसमें क्या है कि 5 to 12 ईयर्स की जो बच्चियां होती हैं उनके लिए फुटबॉल जो है, उसके लिए फुटबॉल प्रोग्राम एक तरह का है बेबी लीग, नागालैंड्स बेबी लीग। इसमें फिटनेस, डिसिप्लिन, ग्रास रूट जो टैलेंट है उसको नर्चर किया जाता है। देन वी हैव संस्कृत यूनिवर्सिटी एंड AI। तो इंडिया में जो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी है नासिक कैंपस, वहाँ पे क्या होगा, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, BTech जो है 4 ईयर कोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस में शुरुआत किया जाएगा। तो मतलब संस्कृत यूनिवर्सिटी में, आप समझ रहे हो, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी नासिक जो उसका मतलब कि लोकेशन है, वहाँ ये किया जाएगा। तो यही सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें डेप्थ में जाना नहीं, ऊपर ऊपर से समझ लेना, इसे लिख लेना। अब एनीमिया मुक्त के बारे में सिंपल सा मैं बता देता हूँ। इंडिया एनीमिया
मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंडियन वेमेन जो है एनीमिया में डिफरेंट एज साइकिल, मतलब देख लो NFHS 5 सर्वे जो है 6 को लेकर भी मैंने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया, बस इस आर्टिकल में ये दिया हुआ था 5। सो उसके हिसाब से देख लो तो चिल्ड्रेन जो हैं 6 to 59 मंथ्स के, उनके अंदर इतनी एनीमिया मतलब आपको दिखी है इंडिया में। एडोलसेंट गर्ल के अंदर 59.1%, वीमेन के अंदर जो है 15 to 49 ईयर्स के एज ग्रुप में है, हाँ उसमें 57, एंड प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर 52.2%, जो कि ओवरऑल 50% से ज़्यादा वीमेन जो हैं, गर्ल्स जो हैं, वो एनीमिया फेस कर रही हैं। इस पर लगातार भारत सरकार कोशिश कर रहा है। अब एनीमिया होता क्या है? एक डिजीज़ है जिसके अंदर आपके मतलब कि बॉडी में हेल्दी आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है उसकी संख्या कम हो जाती है। आरबीसी जो है ना हेमोग्लोबिन कैरी करता है। हेमोग्लोबिन मतलब आरबीसी के अंदर होता है, और हेमोग्लोबिन का सिंपल काम है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। तो ऑक्सीजन अगर नहीं मिलेगा बॉडी के डिफरेंट सेल्स को तो वो मरने लगेगा। तो यस, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है एनीमिया को भगाना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एनीमिया मुक्त भारत आया, उसी गाइडलाइंस में थोड़े बहुत चेंज किए गए हैं। एनीमिया मुक्त भारत का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हर साल 3% जो डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं उसमें 3% जो है ड्रॉप आना चाहिए, 3 परसेंटेज पॉइंट्स ड्रॉप पर ईयर आना चाहिए, जो एनीमिया का जो ओवरऑल परसेंट अकरेंस है इंडिया में डिफरेंट जो फीमेल एज ग्रुप्स हैं। ठीक है, 3% का ड्रॉप, ये ध्यान में रखना। अब चेंज सिंपल किया गया, पहले जान लो। एनीमिया मुक्त भारत 2018 में पोषण अभियान जो अम्ब्रेला स्कीम है उसके अंदर ये लॉन्च किया गया है। और एनीमिया जो है ना लाइफ साइकिल अप्रोच, जो बच्चे होते हैं फिर बड़े होते हैं इस तरह से बुढ़ापे तक जाते हैं, तो हमें कम आना है। ठीक है, तो इसमें जो गाइडलाइंस में चेंज किया गया, सबसे पहले अब न्यू बेनिफिशियरी को ऐड किया गया है जो इन्फेंट्स 0 to 6 मंथ एज ब्रैकेट में आते हैं और लो उनका बर्थ वेट रहा है, तो उनको भी अब इस स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाया जाएगा। 0 to 6 मंथ्स एंड वेट जो है लो होना चाहिए इन्फेंट्स। देन इस स्ट्रैटेजी में अब T3 नहीं, अब ये T4 स्ट्रैटेजी हो जाएगा। पहले क्या था T3 में? टेस्ट, ट्रीट एंड टॉक। अब जो है ना ट्रैकिंग, मतलब डिजिटल एक्सेस जो पेशेंट्स का है उसका हम लेंगे एंड ट्रैक भी करेंगे। तो डिजिटलाइजेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम किस तरह से हेल्थ को और बेटर बना सकते हैं। तो T4 अब स्ट्रैटेजी हो जाएगा, टेस्ट, ट्रीट, टॉक एंड ट्रैक। टॉक मतलब न्यूट्रिशन एंड डाइटरी काउंसलिंग हम देते हैं। ओके, एंड द फोर्थ थिंग इज आयरन रिच, नहीं सॉरी, थर्ड थिंग इज आयरन रिच डाइवर्सिफाइड डाइट्स पे हम जोर देंगे थ्रू डिजिटल बेनिफिशियरी ट्रैकिंग। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें ऐड की गई। एनीमिया मुक्त भारत से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। चलें आगे, इसको लिख लेना। एनीमिया मुक्त भारत पे ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। ये वाला तो मुझे वेट कर रहा था, ये मुझे बताना है। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं पानी पी लूँ और एक पेज ऐड कर दूँ। चलो देखो, इंडिया जो है मतलब लैंडस्लाइड, डिजास्टर्स, ये तो आपको पता ही है कि जिस तरह से हमारी जिस तरह टेरेन है, ज्योग्राफी है, हम फेस करते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू आता है। इंडिया ये कहीं भी डिजास्टर आ रहा है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दिस कंट्री ओनली, कहीं भी डिजास्टर आ रहा है वहाँ पे क्या होता है इंडिया में, मतलब कि एक सेंट्रल सिस्टम होता है और डिजास्टर के समय में वो ध्वस्त हो जाता है। तो इस वजह से जो क्विक रिस्पांस होना चाहिए, फास्टर डिजास्टर रिस्पांस नहीं हो पाता और इस लोगों की जान हम नहीं बचा सकते। जैसे लैंडस्लाइड हो गया तो सेंट्रल सिस्टम जो है वो ध्वस्त हो जाता है, मतलब आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हो। मैं बताऊंगा अच्छे से। तो इस वजह से जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट सिस्टम है, तो टावर्स वगैरह जो लगे होते हैं लैंडस्लाइड में वो भी ख़त्म हो जाते हैं, तो जो कनेक्शन है वो तो रहा ही नहीं। तो किस तरह से पुलिस, NDRF ये सारी चीज़ें काम करेंगी, वो हो नहीं पाता। तो इस वजह से एक सॉल्यूशन ढूंढा गया है जिसका नाम दिया गया है कोऑपरेटिव कैचिंग। और कोऑपरेटिव कैचिंग को कैसे और इम्पैक्टफुल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाएगा ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, सो लेट अस थिंक। एक एग्जांपल देता हूं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 2027 वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारी प्रॉपर जो है ना एक एनालिस्ट टीम है। एनालिस्ट टीम क्या करती है, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग पर वीडियोस रखती है, मतलब अलग अलग जो बैट्समैन हैं, बॉलर्स की वीडियोस रखती है,
पिच रिपोर्ट, वेदर फोरकास्टिंग, मतलब एक पार्टिकुलर कंट्री में जैसे साउथ अफ्रीका में मैचेज होंगे, इन सारी चीज़ों पे हमारे जो एनालिस्ट होते हैं, प्रॉपर एनालिस्ट होते हैं, वो वीडियोस रखती है। और ये वीडियोस कहाँ रखा जाता है? मेनली मान के चलो एक सेंट्रल सिस्टम है, कहाँ? मुंबई में, बीसीसीआई के हेडक्वार्टर में। जिनको क्रिकेट में नहीं है इंटरेस्ट, उनके लिए भी ईजी है, कोई इतना भारी नहीं है। अब क्या है कि ये एनालिस्ट टीम सारी वीडियोस अपलोड कर देती है मुंबई हेडक्वार्टर में। अब जस्ट सपोज आज मैच है, फाइनल मैच है, और ऑस्ट्रेलिया के साइड से ओपनिंग कौन करेंगे? ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, मान के चलो, ठीक है, दो क्रिकेटर हैं। अब क्या होता है ना कि एकदम से पता चलता है कि मिचेल मार्श ये मैच नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह कोई एक पार्टिकुलर प्लेयर को खिलाया जा रहा है, ABC रख लो उनका नाम। अब रोहित शर्मा नहीं तो अब तो कौन कैप्टन है? गिल साहब को वीडियो चाहिए। प्रिपरेशन किस चीज़ के लिए हो रही थी? हेड एंड मिचेल मार्श की प्रिपरेशन हो रही थी। उनकी बैटिंग देखते, उसमें फ्लॉज खोजते, क्या है, क्विकली उनको ये चाहिए। बट अभी मिचेल मार्श खेल ही नहीं रहे हैं, तो हमें अब जो प्लेयर है ABC, उनका चाहिए इन्फॉर्मेशन क्विकली, ठीक है, ये नए प्लेयर हैं। तो रोहित शर्मा जसप्रीत बुमराह को ये वीडियो भेजेंगे पहले। वो क्या, सॉरी, रोहित शर्मा नहीं, शुभमन गिल है। पहले बात तो यहीं पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोगों को भी कर रहा हूँ। शुभमन गिल साहब जो कैप्टन इंडिया के ODI टीम के, वो वीडियो मांगेंगे। तो वीडियो जो मांगा जाएगा वो कहाँ जाएगा? BCCI हेड, सेंट्रल जो हमारा रिपोजिटरी है, जहाँ पे ये वीडियो सारे एनालिस्ट रखते हैं। बट इंटरनेट कनेक्शन नहीं है बेटर बिटवीन जो जोहान्सबर्ग, मान के चलो वहाँ पे फाइनल मैच हो रहा है वर्ल्ड कप का, और भारतीय हेडक्वार्टर जो मुंबई है, तो इंटरनेट कनेक्ट, सैटेलाइट सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा। अब तो नहीं है तो वीडियो तो मिल नहीं पाएगी, और वीडियो नहीं मिलेगी तो फिर तो हम क्विकली जो है ना रिस्पॉन्ड कर ही नहीं पाए, जो चेंजेस ऑस्ट्रेलियन टीम ने लास्ट मिनट पे किए। तो ये इशू आता है, ठीक है, एक बात समझ गए इतना। अब इसको कनेक्ट करो विद द वेदर फोरकास्ट। वेदर जो डिजास्टर्स आते हैं, जैसे कि लैंडस्लाइड आया, तो अलग अलग इंफॉर्मेशन जो है वो एक सेंट्रल सिस्टम में स्टोर्ड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इमेजेस उस पार्टिकुलर एरिया का, ठीक है, पुलिस, हॉस्पिटल, जैसे लोग निकलेंगे, मतलब निकाले जाएंगे जो मिट्टी के अंदर दबे होते हैं, उसको हॉस्पिटल के पास, एम्बुलेंस का नंबर, तो एक सेंट्रल सिस्टम में स्टोर्ड है। और जो टावर वगैरह है वो ख़त्म हो चुका है, तो नेट अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, तो इन्फॉर्मेशन का जो आदान प्रदान है वो तो होगा ही नहीं, तो फिर तो आप रिस्पॉन्ड अच्छे से कर ही नहीं पाओगे। अब इसी में क्या होगा कि AI क्या करेगा? अब आ जाओ फिर से इसी एग्जाम्पल में, इसको और बेटर बना देता हूँ, तब AI पे मैं बताऊंगा। अब जो ये सेंट्रल रिपोजिटरी सिस्टम ना, कोऑपरेटिव कैचिंग पे आएंगे, जो जहाँ पे सारा वीडियो स्टोर था मुंबई के हेडक्वार्टर में, इन्होंने क्या किया, ये वीडियो सब जो प्लेयर है ना, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, इंडिया के जो प्लेयर्स के साथ ही होते हैं, उनके पास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग अलग सेक्शंस के, अलग अलग जिनके इंटरेस्ट हैं। अब कोई फील्डिंग कोच है, कोई बैटिंग, बॉलिंग, वेदर से रिलेटेड जो वीडियो है शुभमन गिल कैप्टन को भेज दिया गया, उस हिसाब से अपना टॉस का डिसीजन लेना। तो जब ये सारी चीज़ें आ गई, तो अब लेट अस सपोज करो शुभमन गिल को चाहिए प्लेयर ABC का डेटा, तो वो मांग सकता है इस इनसे, मतलब जो हमारे बॉलिंग कोच हैं उनके पास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो दिस डिस्ट्रीब्यूटेड थिंग इज कॉल्ड कोऑपरेटिव कैचिंग। अलग अलग जो इंफॉर्मेशन है अलग अलग जगह स्टोर है लोकली, इट इज़ नॉट स्टोर्ड इन अ सेंट्रल सिस्टम। समझ रहे हो? बहुत इजीली मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल लेके, कि हम ना BCCI के हेडक्वार्टर में नहीं गए, हमने क्या किया, कॉपरेट करते हुए उन सारे जो वीडियोज़ हैं एनालिटिकल, हमने वीडियोज़ प्रिपेयर किए हैं बैट्समैन, बॉलर्स, फील्डर्स के, हमने भेज दिया अलग अलग इंडिविजुअल्स को जो इन चीज़ों को देख रहे हैं। अब ज़रूरत पड़ेगी ना जो कैप्टन है या बॉलर को ABC क्रिकेटर, बैट्समैन के बारे में इंफॉर्मेशन, तो वो उनको वहीं मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे AI का क्या रोल है ये मुझे बताना था। कोऑपरेटिव कैचिंग तो समझ गए कि लोकली हमने इंफॉर्मेशन अलग अलग सेक्टर से, डिपार्टमेंट्स में से बांट दिए। कोऑपरेटिंग कैचिंग से ये, उसमें AI का रोल क्या होगा? अब क्या है कि सारे वीडियोस तो अवेलेबल थे बॉलिंग कोच के पास, सारे क्रिकेटर्स के। AI क्या करेगा, जस्ट सपोज एट दैट टाइम हम मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड के लिए तैयार थे कि वो ओपनिंग करेगा, आएगा बैटिंग करने। अब क्या होगा कि इसके लिए प्रिपरेशन कर रखी थी हमने,
एकदम से ये हट गया और एबीसी आ गया, मिचेल मार्श हट के एबीसी आ गया। अब क्या हम करेंगे, एआई क्या करेगा, एआई के पास बहुत डेटा होता है, एआई क्या करेगा, एबीसी के लिए अलग से वीडियो उसी समय निकाल के दे देगा। मतलब जो मिचेल मार्श से उसको डेटा हटा दिया, और एआई क्या करेगा, इस कोऑपरेटिव जो कैचिंग है इसमें वीडियो को अकॉर्डिंगली जिनकी ज़रूरत है वो प्रोवाइड करा देगा टू द कैप्टन, एंड कैप्टन विल सेंड इट टू जसप्रीत बुमराह या जो अदर फास्ट बॉलर्स हैं या स्पिन मतलब इंडियन बॉलिंग अटैक को, ताकि आप देखो, एनालिसिस समझो एंड देन उसको यूज़ करो उनकी वीकनेसेस पकड़ के। सो दिस इज़ द पॉइंट, समझ गए। चलते हैं इस आर्टिकल पे। देखो वही चीज़ें हैं, कुछ खास नहीं है। जब डिज़ास्टर आती है तो क्या होता है, स्पेस जो सैटेलाइट्स हैं वो हाई लेटेंसी मतलब डिले होता है, मैसेज जो पहुंचने चाहिए, इन्फॉर्मेशन पहुंचने चाहिए, क्योंकि टावर्स वगैरह ख़त्म है। ड्रोन्स जो है उसकी भी एक लिमिटेशन है, मतलब अलग अलग जो जैसे फील्डिंग कोच, बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच को जो भी उनके पास वीडियोज़ हैं तो वो कहाँ, ये सब सेंट्रल एक सिस्टम में सर्वर में फिट होता है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और अलग बस एक ही पे डिपेंडेंट अगर हो हम तो सबके अपने अपने लिमिटेशंस होते हैं इस समय में। तो इस चीज़ को देखते हुए हमने क्या किया, लोकली बांट दिया, और अगर एक डिसरप्ट होगा भी तो इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो लोकली कोऑर्डिनेशन के थ्रू, कोऑपरेशन के थ्रू कोऑर्डिनेट कर लेंगे और जो रिस्पॉन्स है वो जल्दी होगा। एआई बस क्या करता है कि जो सबसे रेलिवेंट डेटा है उसको छांट देता है। अब हमें एबीसी प्लेयर का इन्फॉर्मेशन चाहिए था, वो हमें मिल जाएगा, एआई उसमें हेल्प करेगा। बस यही है इस आर्टिकल में। सिग्निफिकेंस अगेन वही होने वाला है कि अलर्ट्स के समय में रेस्क्यू करना, मतलब रेस्क्यू अलर्ट जारी जल्दी होगा, मैप एक्सेस जल्दी होगा, एआई हेल्प करेगा, ठीक है, कम्युनिकेशन मेंटेन करने में इजी होगा। समझ गए ना, ये बेसिक चीज़ें हैं। बैंड विथ रिडक्शन होगी एंड कम्युनिकेशन डिले जो है इसे भी हम मिनिमाइज कर पाएंगे, डिजास्टर रिस्पॉन्स बेटर होगा, सर्च एंड रेस्क्यू एंड इमरजेंसी हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से कर पाएंगे। सो कोऑपरेटिव जो कैचिंग है ये हम समझे कि लोकली हमने स्टोर कर दिया, एंड लोकली स्टोर करके जो सबसे रेलिवेंट चीज़ें हैं ना उसे हमने एआई के थ्रू निकलवा लिया। यही कोर समरी है। ओके, तो अभी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशन किस तरह से एआई प्रोवाइड करा रहा है वो हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है इंटरनेशनल रिलेशन से। प्राइम मिनिस्टर को पहले तो सेसिल्स में गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजन ये अवार्ड दिया गया, जो सेसिल्स के प्रेसिडेंट हैं, कुछ महीने पहले ही बने हैं, पैट्रिक हेरमाइनी, जो भी है प्रोनाउंसिएशन इनका। और प्राइम मिनिस्टर का जो कंट्रीब्यूशन है खास करके एनवायरमेंटल रिलेटेड ब्लू इकोनॉमी के, मतलब कि इसको हार्नेस कैसे सस्टेनेबली करें, क्लाइमेट एक्शन को लेकर, सस्टेनेबल ओशन गवर्नेंस को लेकर, तो इसी बेसिस पे। और ऑल्सो उन्होंने आवाज़ उठाई है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को लेकर, तो इस बेसिस पे ने ये ऑनर दिया गया गार्जियंस ऑफ ब्लू हॉरिजन। कहाँ पे, सेसिल्स के प्रेसिडेंट ने। अब सेसिल्स के बारे में थोड़ा सा जान लो कि वेस्टर्न इंडियन ओशन में है, अफ्रीकन यूनियन का ये पार्ट है, मेंबर ऑफ अफ्रीकन यूनियन, मतलब अफ्रीका का पार्ट माना जाता है। 115 आइलैंड्स हैं, ठीक है, एंड कैपिटल विक्टोरिया है। विक्टोरिया पार्ट है माहे आइलैंड, जो लार्जेस्ट आइलैंड है, सबसे पॉपुलस आइलैंड है, माहे है, और उसी का पार्ट है विक्टोरिया। इसी को ही कैपिटल सेसिल्स का कहा गया है, ठीक है। अदर जो आइलैंड्स हैं प्रासलिन एंड ला डिगे, और सेसिल्स वाज आल्सो अ ब्रिटिश कॉलोनी, और इनको इंडिपेंडेंस 1976 में मिली। सेसिल्स को थोड़ा सा मैप पे हम देख लें, दिस इज़, ये इंडियन ओशन है, ठीक है, ये आपका सेसिल्स है। और भी कोमोरोस जो है, देन वी हैव रीयूनियन आइलैंड जिसे फ्रांस कंट्रोल करता है, मॉरिशस है इधर, ये रहा, ठीक है। तो ये मेडागास्कर है, तो ये सब यहीं लोकेटेड है, ये वेस्टर्न इंडियन ओशन में। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे अभी बताता हूँ। सो इसकी लोकेशन स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है कि नियर जो सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, की सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, वहाँ इसकी लोकेशन है। तो इसको एक वाइटल इंपॉर्टेंस, वाइटल मैरीटाइम पार्टनर इंडिया का लिए ये बन जाता है। तो हमारा सागर से महासागर स्ट्रैटेजी है, ठीक है, उसका पार्ट है सेसिल्स। ऑल्सो इंडियन ओशन रीजन जो हमारा विजन है उसमें सेसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। माइलस्टोन अभी क्या हुआ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब गए तो 50 ईयर्स ऑफ जो हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशन है, देखो ना 50 साल तो वैसे भी हो गए, तो हमने जो इस्टेब्लिश किया है तो उसी पे हमारे प्राइम मिनिस्टर गए थे। कुछ एमओयू जो उन्होंने साइन किया, फर्स्ट एमओयू सबसे इंपॉर्टेंट है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है।
तो हमने उनके साथ ये साइन किया, और जो सीमलेस डिजिटल पेमेंट्स हो पाए, खास करके जो इंडियन टूरिस्ट जाते हैं इन आइलैंड कंट्रीज़ में, तो यूपीआई को अच्छे से यूज़ कर पाए। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 10th कंट्री बनता है सेशल्स। इसको चेक करना पड़ेगा, गवर्नमेंट वेबसाइट में बहुत अलग चीज़ें दिखाया जाता है, गूगल पे भी मैंने चेक किया, डिफरेंट दिखाया जाता है। अभी के लिए मैं मान लेता हूँ 10th कंट्री सेसिल बनता है। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का क्वेश्चन है कि कितने कंट्रीज़ में यूपीआई जो है हम यूज़ कर सकते हैं। देन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये एमओयूज़ की बात हो रही है अभी, कि उस वो ना एग्रीकल्चर रिसर्च ट्रेनिंग एंड ब्लू इकोनॉमी में कॉपरेट करेगा विथ सेशल्स। हेल्थ रिलेटेड जहाँ तक बात हो, तो भारत का एक एम्बिशियस स्कीम है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ हैं या मेडिसिन है, उसको भी हम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं सेशल्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर मेडिसिन प्रोवाइड कराई जाएंगी। देन स्पेस में हम कोलैबोरेट करेंगे, सैटेलाइट एप्लीकेशन जो है शेयर किया जाएगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, सो दैट डिजास्टर मैनेजमेंट या मैरीन जो सर्विलेंस है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग भी है सेशल्स के लिए हमें तैयार करना है। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है कि जो फ्यूगिटिव्स होते हैं ना, जो भाग जाते हैं भगोरे, वहाँ पे हम किस तरह से उनको एक दूसरे कंट्री में लाया जा सके, रिस्पेक्टिव कंट्री में जहाँ से वो भागे हैं, जिस कंट्री के वो हैं, और उनके अगेंस्ट जो है ना मतलब कि प्रॉपर जो है ट्रायल चले कंट्री में। तो इसको लेकर भी ट्रीटी हमने साइन की है। जो सी फेयरर्स हैं, अभी न्यूज़ में भी थे, तो यहाँ भी म्यूचुअल उनकी डिग्रीज को लेकर, सर्टिफिकेट्स को लेकर म्यूचुअल जो है रिकॉग्निशन दिया जाएगा। दोनों कंट्री रिस्पेक्ट करेंगे एक दूसरे कंट्री में जो सर्टिफिकेट्स दी जाती है, सो दैट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इनके लिए दोनों कंट्रीज में बढ़े। देन वी हैव एक्जिम बैंक है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक जो है इंडिया का, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है ना उसके लिए लाइन ऑफ क्रेडिट देगा, सेशल्स में वो बन पाए। ठीक है, नेशनल हॉस्पिटल जो है, मॉडर्न हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसके डेवलपमेंट में भी सेशल्स के अंदर इंडिया हेल्प करेगा। और देन वी हैव सुषमा स्वराज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन सर्विसेज, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछे जाते हैं ऐसे। तो डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इसे बनाया जाएगा। तो यही है पूरे एमओयू जो साइन किए गए हैं। चैलेंजेस क्या है, मतलब ओवरऑल मेंस पर्सपेक्टिव से देखें तो सेशल्स इंडिया रिलेशन में सबसे पहले चाइनीज प्रेजेंस, चाइना का पॉकेट भी बहुत बड़ा है। ठीक है, देन वी हैव पायरेसी, इलीगल एंड अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, ये फेस करती है दोनों कंट्री, और मेरी टाइम क्राइम भी है। देन क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी और या ऑफ स्मॉल आइलैंड कंट्री डेवलपिंग स्टेट्स, ऐसे जो छोटे कंट्रीज है स्मॉल आइलैंड जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो ये भी इशू है, ये सेशल्स के लिए बहुत बड़ा इशू है। तो इंडिया पे भी मतलब ये जोर रहेगा कि इनके लिए प्रोटेक्ट कर पाए इनके इंटरेस्ट को। एंड लिमिटेड ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी, दोनों कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन तो ठीक है पर उस हिसाब से नहीं है जितनी होनी चाहिए पोटेंशियल। तो ज़रूरत क्या है सोल्यूशन की, हमें मेरी टाइम सिक्योरिटी को डिपेंड करना चाहिए और मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस फैलानी चाहिए दोनों कंट्री के बीच में। देन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए, पहला कदम है, इसे और बढ़ाने की ज़रूरत है। ब्लू इकोनॉमी को हम इन्हेंस करेंगे, मतलब कि जो ओशन के अंदर रिसोर्सेस हैं उसे सस्टेनेबल वे में यूज़ करना ब्लू इकोनॉमी कहलाता है। क्लाइमेट रेजिलियंस एंड डिजास्टर कॉपरेशन में और ज़्यादा हमारी भागीदारी बढ़नी चाहिए, और जो ट्रेड, टूरिज्म एंड हेल्थ केयर कैपेसिटी बिल्डिंग है इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और उसी कदम में कुछ स्टेप्स उठाए गए। सो दिस इज these are all the things which has happened। सेशल्स का लोकेशन आपने देख लिया, दिस इज सेशल्स, 115 आइलैंड्स का एक आर्कीपेलगो है और कैपिटल विक्टोरिया है, और ये अफ्रीकन यूनियन का पार्ट है। ठीक है, महासागर विजन का भी पार्ट है। ये सारी चीज़ें सेशल्स को और इम्पोर्टेंट बनाती है। लास्ट आर्टिकल सिंपल सा है, एलिफेंट का क्या रोल है पूरी तरह से, जो इंडिया के क्लाइमेट कमिटमेंट्स हैं या जो बायोडाइवर्सिटी हम प्रिजर्वेशन की बात करते हैं उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली बात, एशियाटिक एलिफेंट के बारे में जान लो, ये इसका साइंटिफिक नेम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। स्टेटस इसका IUCN पे इंडेंजर्ड है, और जो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा साइट्स अपेंडिक्स पे फर्स्ट है, एंड शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब कि एशियाटिक एलिफेंट की बात कर रहा हूँ। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार में आपको ये दिखेगा एशियाटिक एलिफेंट, और इंडिया अकेले सपोर्ट करता है 60% ऑफ ग्लोबल जो है वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ दिस पार्टिकुलर एलिफेंट स्पेसीज। की फैक्ट्स क्या है देखो, 2020 प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखो तो एलिफेंट
का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर क्वेश्चन आया। तो लार्जेस्ट एशियन लैंड मैमल है, हार्बीवोर होता है, ठीक है, घास पात खाता है, और उसके बाद 20 से 22 महीने का जेस्टेशन पीरियड इसका होता है, ये ध्यान रहे, ठीक है। की स्टोन स्पेसीज है, इकोसिस्टम इंजीनियर कहा जाता है। अब इसका इकोलॉजिकल रोल पर ही ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो किस तरह से ये पूरी तरह से हेल्प करता है ओवरऑल एनवायरनमेंट को, अगर हम इसे कंजर्व करते हैं तो कितना हमें फ़ायदा होने वाला है। तो सबसे पहले सीड डिस्पर्सल में हेल्प करता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह सीड्स ले जाता है, मतलब इसके खाने का या इनका जो डेली एक्टिविटी है उसकी वजह से ये हो पाता है। सॉइल इनरिचमेंट में जो डंग रिलीज करते हैं ये, उससे सॉइल इनरिचमेंट होता है। फॉरेस्ट, अब देखो यहाँ से सीड डिस्पर्सल होगा तो फॉरेस्ट रीजनरेशन तो होना ही है, जहाँ पे कम पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, तो ये उसमें हेल्प करते हैं। देन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑब्वियसली उसका आउटकम होगा। की फाइंडिंग्स देखो तो एलिफेंट जो रिजर्व्स हैं इंडिया में वो 1992 में इतना एरिया पूरा कवर करते थे, 18,000 प्लस एरिया, जो बढ़ के 2025 में 80,000 प्लस एरिया हो गया स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, एरिया बढ़ा है इंडिया के अंदर। एलिफेंट पॉपुलेशन जो है 6.7% इंक्रीज हुआ है, और फॉरेस्ट कार्बन स्टोरेज भी इसके साथ साथ 38% बढ़ा है। मतलब एलिफेंट की जो है बढ़ोतरी से, उनकी संख्या में बढ़ने से, जो एरिया में वो रहते हैं उनके बढ़ने से कितना इम्पैक्ट अच्छा पड़ रहा है। 95% ऑफ कार्बन गेन्स इससे हमें केम फ्रॉम बेटर हैबिटेट प्रोटेक्शन नॉट मियरली इंक्रीजिंग एलिफेंट नंबर्स। तो बेटर जब हम हैबिटेट प्रोटेक्शन देते हैं एलिफेंट को तो उसके ये फायदे हैं। और हैबिटेट क्वालिटी एंड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्सपेंडिंग रिजर्व्स अलोन। तो अगर हम और उनको बेटर सुविधाएं देते हैं, बेटर क्वालिटी एंड हैबिटेट कॉरिडोर्स प्रोवाइड करते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा लाभ हो रहा है, ये इस चीज़ का कहना है। अब इसमें रेड एंड रेड प्लस की बात की गई, जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन सीधा आया है, तो इसको भी देख लेते हैं। रेड क्या है, तो रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, proposed at Conference of Parties COP11, यहाँ पे इसे प्रपोज किया गया था मॉन्ट्रियल 2005 में, और UNFCCC फ्रेमवर्क के अंदर की बात की जा रही है। तो नाम ही है रिड्यूस करना एमिशन को फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन से, ठीक है, एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से जो एमिशन रिड्यूस होगा उसकी बात की जा रही है। एंड रेड प्लस का मतलब है एडॉप्टेड एट, अब इसी को हम और अलग लेवल पे ले जाने के लिए रेड प्लस इनिशिएटिव आया, COP13 बाली में से जो है अडॉप्ट किया गया। और एक्सपेंड्स रेड बाय एडिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इसमें सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक्स, मतलब ये 3-4 चीज़ें इसमें ऐड और कर दी गई, ठीक है, यही क्वेश्चन बना। समझ गए, ये आर्टिकल बहुत सिंपल है, थोड़ा सा हमने बेसिक्स भी ये रिवाइज कर लिया, ठीक है। मिलते हैं हम कल, आप लोग आंसर्स लिख के भेजना, अच्छा लगेगा मुझे। और यस, अटेंडेंस मार्क करना, वीडियो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।